हेलो एवरीवन, टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो टॉप हैक ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज जो चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मेरे सामने एक नोट्स है, ठीक है, और आपका बुक है जो एनसीईआरटी बुक है। तो जो इम्पोर्टेंट फोटोज होंगे या इंफॉर्मेशन होगा जो एनसीईआरटी से आपको चाहिए होगा वो यहाँ आपको स्क्रीन में दिखेगा, या कभी कभी पूरे स्क्रीन में भी आपको दिखाऊंगा मैप वर्क या फोटोज वगैरह। उसके अलावा नोट्स भी आपको यहाँ स्क्रीन में दिखेगा। तो आप लोगों के पास ये नोट्स को लिखना है, कंपलसरी है, क्योंकि बहुत मेहनत से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा के नोट्स को तैयार किया है मैंने। और अगर आप लोग इस नोट्स को पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा फिर चैप्टर में, ठीक है। एग्जाम के टाइम में आपको बुक रेफर करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप नोट्स को पढ़िए, आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो दो तरीका है, एक तो है कि या तो आप नोट्स साथ साथ में लिखते जाइए, वीडियो को पॉज करके लिखिए, और नहीं तो फिर आपको ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है हमारा वेबसाइट, वहां पे भी ये नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, ये वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आप उसमें भी जाकर के वहां से नोट्स को निकाल के लिख सकते हैं। ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसलिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप इसको सीधा सीधा वहां से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वीडियो काफी दिन बाद बन रहा है, थोड़ा तबीयत खराब था मेरा, लेकिन बियर कीजिए। और आप पॉइंट वाइज देखिए, जैसे मान लीजिए कि टोटल इस चैप्टर में एक इंट्रोडक्शन है और 6 सेक्शंस है। तो अगर आप 2 सेक्शन करके पर क्लास में पर एक बार में देख रहे हैं तो भी आपका 3 दिन में कवर हो जाएगा। नोट्स लिखना कंपलसरी है और उसको रिवाइज करना कंपलसरी है, नहीं तो चैप्टर क्लियर नहीं होगा। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी सीरीज आएगा, उसको भी देखिएगा और उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर्स को नोट डाउन जरूर कीजिएगा। जो भी वीडियो बनेगा उसका नोट्स आपको वेबसाइट पे भी मिलेगा। तो अगर आपका वीडियो देख लिए हैं आप, लेकिन आप चाहते हैं कि वेबसाइट से हम लोग अलग से लिखें, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा इस वीडियो के, और वहां पे आपको मिल जाएगा लिंक। उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप सीधा ये नोट्स वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं पहले, फिर हम लोग पार्ट वाइज सारा सेक्शंस को कवर करेंगे। देखिए इंट्रोडक्शन जो हुआ है, अभी स्क्रीन से मैं हट जाता हूं और आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा एक फोटो, ठीक है। तो इस फोटो को देखिए, और इस फोटो का नाम क्या है पहले ये जान लीजिए। इस फोटो का नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस। इस फोटो को प्रिपेयर किसने किया है? तो फ्रेडरिक सोरे, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। 1848 में उन्होंने 4 पेंटिंग्स बनाई, ठीक है, 4 प्रिंट्स बनाई, और ये सारे प्रिंट्स इस बात पे फोकस करते थे कि हम लोग का डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स का वर्ल्ड कैसा दिखेगा, कैसे सोशल और रिपब्लिक्स और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है पूरे वर्ल्ड में हर एक नेशन में टेक ओवर करेंगे। तो ये जो पहला प्रिंट था उसका फोटो है आपके सामने जो दिख रहा है। अब इस फोटो का हाइलाइट्स आपको जानना है, इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और जो मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन कीजिएगा। नोट्स का भी अभी आपको फोटो दिख जाएगा, लेकिन इस फोटो को समझाने के बाद मैं दिखाऊंगा उसको, तो आप उसको अच्छे से समझ पाइए। अभी फोटो को देखिए। फोटो में क्या है देखिए, एक लंबा सा जुलूस दिख रहा है, दिख रहा है ना, जिसमें लोग हैं, लाइन से बहुत सारे लोग जो है
लगे पड़े हुए हैं। जुलूस है ये, जिसको इंग्लिश में प्रोसेशन बोलते हैं। इसमें दिखा रहा है कि लोग जो है यूरोप अमेरिका के, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, हर उम्र के, हर सोशल क्लास के, एक लंबे से लाइन में, ठीक है, लॉन्ग चेन में मार्च कर रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, और वहां से गुजरते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक फीमेल फिगर है। पहले क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में जितने भी आर्टिस्ट थे वो जो आज़ादी है ना, जो लिबर्टी है, इसको फीमेल फिगर्स से सिंबलाइज करते थे। तो उन्हीं में से एक है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहां आपको दिख रहा होगा, व्हाइट पुतला दिख रहा है, वही है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है उसके हाथ में क्या है, तो लेफ्ट हैंड में दिख रहा है कि एक मशाल है, जिसको टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट बोलते हैं। एक मशाल है जहां तक जो लोगों को ज्ञान अर्जित करता है। उसके बाद फिर दूसरे हाथ में जो राइट हैंड है उसमें है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, एक बुक है जिसमें राइट्स ऑफ मैन लिखा हुआ है। ठीक है, इंसान का क्या क्या राइट है इस धरती में। अब उसके बाद देखिए धरती पे जो सामने देखिए फोटो के सबसे आगे में बहुत सारा क्राउन सिंबल्स वगैरह आपको गिरा हुआ दिखेगा। ये जो क्राउन सिंबल्स वगैरह है ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस का रिमेन है, जो अब धराशाही होके धरती पे गिरा हुआ है, ये वहां दिखाया गया है। मतलब अब कोई मोनार्की नहीं बचा। एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन एक ऐसा गवर्नमेंट होता है जो अपने मन अनुसार रूल करता है। कुल मिला के समझिए कि ये एक मोनार्किकल गवर्नमेंट का बात हो रहा है, कि वो अब खत्म हो चुका है, धराशाही हो चुका है, उसका कुछ रिमेन्स बचा है जो आगे पेंटिंग में दिखाया हुआ है सिंबल्स के फॉर्म में। लोग जो है अलग अलग देश के, ठीक है, एक लाइन में मार्च कर रहे हैं और उनको पहचाना जा रहा है उनके फ्लैग्स से और उनके कॉस्ट्यूम्स से। अलग अलग देश के लोगों का फ्लैग अलग है, झंडा अलग है और उनका कॉस्ट्यूम अलग है, तो इससे पहचाना जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड जो कि ऑलरेडी उस समय आजाद हो चुके थे, मतलब वहां पे डेमोक्रेसी आ चुका था, लिबर्टी आ चुका था, इस कारण से उनको दिखाया गया है कि वो आगे बढ़ चुके हैं प्रोसेशन में, इस जुलूस में वो आगे बढ़ चुके हैं और वो सबसे आगे है, लीड कर रहे हैं बाकी सबको। जस्ट फ्रांस जिसका ट्राई कलर का फ्लैग है, उसका 3 रंग का झंडा है, वो एकदम स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आपको दिख रहा होगा। 3 रंग कौन कौन सा देखिए, ब्लैक, व्हाइट और ये है क्या बोलते हैं, रेड है। ठीक है, तो ये जो ट्राई कलर फ्लैग है ये आपको दिख रहा होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास। और उसके अलावा जर्मनी उससे पीछे है, ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग के साथ। जर्मनी, इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि जर्मनी उस समय एक नेशन स्टेट नहीं था। जो फ्रांस में है उसमें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस का आजादी का नींव रखा गया था, लेकिन जर्मनी एक नेशन स्टेट नहीं था। लेकिन ये जो झंडा था इसका यूज किया जाता था जर्मनी को एक करने के लिए। 1848 में अलग अलग जर्मन स्पीकिंग लोगों को, जर्मन स्पीकिंग जगह को एकजुट करने के लिए इस झंडे का यूज किया था और नेशन स्टेट का नींव इस झंडे से रखा जाता था, इसीलिए इस फ्लैग का वहां पे यूज हुआ है। उसके बाद मतलब उसके पीछे, जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया हम लोग को दिख रहा है लाइन से आते हुए। झंडा नहीं पहचानना है आप लोग को, देश का नाम याद रखना है। ऊपर देखिए, ऊपर में जीसस क्राइस्ट दिख रहे हैं, एंजल्स दिख रही हैं,
ठीक है, और कुछ संत सेंट्स वगैरह दिख रहे हैं। ये दिखा रहा है लोगों के बीच में भाईचारा को, मतलब सब लोगों के भगवान ऊपर से इस पुण्य काम को देख रहे हैं कि हर देश आजादी की तरफ बढ़ रहा है और उसमें सब लोग एक साथ एकजुट मिलकर के काम कर रहे हैं, कोई भेदभाव के बिना। तो भाईचारा को दिखा रहा है ये, जो ऊपर में एंजल्स और जीसस क्राइस्ट वगैरह बने हुए हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं कि ठीक है, स्क्रीन से फोटो हटा लेते हैं, तो स्क्रीन से फोटो हटने के बाद हम लोग ना बात करते हैं कि आजादी तो हो चुका, ठीक है, आजादी मतलब हो रहा है, ठीक है, हो चुका नहीं, हो रहा है। 19वीं सेंचुरी में देशभक्ति का भावना लोगों के अंदर भरना था। अब इसके लिए बहुत सारा बदलाव हुआ, बहुत सारा आंदोलन हुआ, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये आंदोलन पॉलिटिकली भी चेंज किया सोसाइटी को और सोशली भी चेंज किया, सोसाइटी को भी बदला और पॉलिटिक्स को भी बदला, दोनों बदलाव लाया। अब इसके अंत में नेशन स्टेट का जो भावना है वो निकल के सामने आया था। इन्हीं आंदोलन के कारण नेशन स्टेट का भावना निकल के सामने आया। अब आपके सामने देखिए नेशन स्टेट का डेफिनेशन दिख रहा हो, क्या दिख रहा है? अ स्टेट इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent। मतलब एक ऐसा देश जिसके जो मेजॉरिटी सिटीजन्स है, ज्यादातर जो सिटीजन्स है वो लोग, और साथ ही उनके जो रूलर्स है, जो उस देश का कानून को चला रहे हैं, जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं, उनके अंदर एक कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब अपना एक अलग कॉमन पहचान होना चाहिए, एक हिस्ट्री होना चाहिए कॉमन, उनके एंसेस्टर्स कॉमन होने चाहिए। इससे नेशन स्टेट का भावना डेवलप होता है। नेशन स्टेट इसी को बोलेंगे, ये नेशन स्टेट है जहां पे सब लोग जो उस देश में रह रहे हैं, या ज्यादातर लोग उस देश में एक ही हिस्ट्री से निकल के आए हैं। उनके अंदर जो भावना है वो अपने देशभक्ति का भावना है, वो एक दूसरे को एक ही मानते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं मानते, भाईचारा बना हुआ है, ठीक है। मॉडर्न स्टेट का एक वर्ड था जो नेशन स्टेट से पहले आदमी लोग सोचता था। क्या था? एक ऐसा पावर जो सेंट्रलाइज्ड हो, जैसे राजा हो गया कहीं का, सेंट्रलाइज्ड पावर में है और उसके पास सुप्रीम कंट्रोल है, मतलब उसके पास सब कुछ उसी के अंडर में हो रहा है। और जो एरिया है, जो टेरिटरी है, उसका बाउंड्रीज डिफाइंड है, मतलब एक राजा एक समय में कुछ एक दूरी तक जो है उसका टेरिटरी है और वहां पे वो अपने हिसाब से राज करता है। इसको मॉडर्न स्टेट पहले के टाइम में माना जाता था, लेकिन इसके ये सोच आ ही रहा था, ठीक है, पहले से चला ही आ रहा था, लेकिन आंदोलन में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा चेंजेस हुआ कि लोगों का सोच नेशन स्टेट के प्रति ज्यादा चला गया मॉडर्न स्टेट के मुकाबले। अब जब मॉडर्न स्टेट का भावना था अंदर, उस समय एक क्या कहते हैं, मल्टी नेशनल डायनेस्टिक रूल चलता था। मतलब एक राजा है, वो जो है कहीं पे राज कर रहा है, वो किसी और एरिया में लड़ाई किया, उसको भी जीत लिया, तो उसका वो जो नया एम्पायर जीता है वो भी उसमें जुड़ जाएगा, अब वो उसमें भी राज करेगा और उस राजा के मरने के बाद उसका जो वंशज होगा वो उन्हीं के परिवार में से कोई होगा। तो ये सब चला आ रहा था, इसी को मॉडर्न स्टेट के रूप में बदलना चाह रहा था पहले सब, लेकिन बाद में इस आंदोलन के कारण नेशन स्टेट का शुरुआत हो गया। तो यहां तक आप लोग समझ ही गए होंगे नेशन स्टेट क्या होता है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न स्टेट क्या होता है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपके सामने स्क्रीन में दिखा दिया है मैंने। अर्नेस्ट रेनन, अब यहां पे एक साइड में देखिए बॉक्स बना हुआ है, एनसीईआरटी में क्या है ना, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो
साइड में जो एक बॉक्स बना हुआ है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या पता वहां से भी क्वेश्चन आ जाए। अर्नेस्ट रेनन के बारे में बात किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन 1882 में एक फ्रेंच फिलोसोफर अर्नेस्ट रेनन ने एक स्पीच दिया था, और उस स्पीच में, उस लेक्चर में उन्होंने ये बताया कि एक नेशन क्या होता है। तो देखिए, उनका कहा हुआ कुछ बात को हाईलाइट करके मैंने यहां नोट्स के फॉर्म में लिख दिया है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अ नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। अ heroic past, great men glory, that is the social capital upon which one bases a national idea. A nation is therefore a large scale solidarity. पहला बात वो बोले कि नेशन क्या है। नेशन एक ऐसा चीज है जो किसी के अंदर में उसके पास्ट का एक पूरा लेखा जोखा भरता है। एक कॉमन पास्ट होना चाहिए वहां लोगों के बीच में, लोगों के बीच में सैक्रिफाइस का भावना होना चाहिए कि भाई हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ा तो हम सब भी देंगे। देश के प्रति डिवोशन होना चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए। एक हीरोइक पास्ट होना चाहिए जहां पे उनके वंशजों ने, उनके पूर्वजों ने बहुत मेहनत किया था अपने देश का पूरा स्थापना नींव रखने के लिए। उसके अलावा सोशल कैपिटल, सोसाइटी एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। और इसी से नेशन का भावना उपज मिलता है हम लोग को, मतलब लोग समझते हैं आपस में कि हम सब एक है। अगर मान लीजिए आप एक जगह पे हैं, कोई और किसी और जगह से आया हुआ है, ठीक है, मान लेते कोई फॉरेनर है, उसके अंदर जो देशभक्ति का भावना होगा वो अपने देश के लिए होगा। आपके अंदर देशभक्ति का भावना है वो आपके देश के लिए। वो क्यों आया है? क्योंकि अगर हम लोग दो इंडियंस आपस में एक साथ बैठते हैं तो हम लोग एक कॉमन पास्ट शेयर करते हैं, जिस कारण से हम लोग एक दूसरे को आपस में भाई महसूस करते हैं और महसूस करते हैं कि हाँ, ये इंडियन जो है और हम इंडियन जो है, दोनों ही के पूर्वज सेम कंट्री के लिए सैक्रिफाइसेस किए। लेकिन एक फॉरेनर के साथ वो फीलिंग नहीं आती। हो सकता है हम लोग बहुत अच्छे हो और हम लोग अच्छे से ट्रीट करें, सब कुछ अच्छे से करें, लेकिन देशभक्ति का भावना अपने देश के लिए हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जो हम अपने एक देशवासी से करेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इफ एनीवन हैज द राइट टू बी कंसल्टेड, ही और शी इज द इनहेबिटेंट ऑफ द नेशन। अगर देश का किसी डिसीजन में हम तुम, जैसे हम लोग सब है इंडिया में है, तो अगर हमारे पास वोटिंग राइट्स है, देश का सरकार चुनने में हमारा एक वोट भी वैल्यू रखता है, तो हम इस देश के इनहेबिटेंट माने जाते हैं, ठीक है। अ नेशन नेवर एनेक्सेस। एक नेशन जो होता है वो कभी किसी दूसरे पे कब्जा नहीं करता और ना तो किसी ऐसे देश को अपने पास होल्ड करके रखता है जो नहीं रहना चाहता है उसके अंडर में, उसके साथ नहीं रहना चाहता। नेशन स्टेट का अगर एग्जिस्टेंस है पूरे वर्ल्ड में तो इससे हम लोग को आजादी का गारंटी मिलता है, क्योंकि नेशन होने का ही मतलब है कि लोगों के लिए आजादी है और उनके अंदर देशभक्ति का भावना, जो कि नहीं होता अगर पूरा दुनिया एक ही आदमी चला रहा होता। तो नेशन जो है बताने के साथ ही अर्नेस्ट रेनन अपना पूरा बात रख दिए कि नेशन क्या होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको स्क्रीन में मैंने दिखा दिया। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपना फर्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर का है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन।